खिलाफ की जा सकती है, जिसमें मसलन an order under Rule 10 of Order 7 returning a plaint to be presented to the proper court. कोर्ट ने प्लेंट रिटर्न कर दी तो उसके खिलाफ अपील की जा सकती है, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है, डिक्री नहीं है। An order under the Rule 10 of Order 8 pronouncing judgment against a party. Order 8 रूल 10 के तहत जिसमें कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस कर दी है किसी भी पार्टी के हवाले से, या WS जमा न कराने पर प्लेंटिफ की फेवर में, तो उसके खिलाफ an order under Rule 10 of Order 8 pronouncing judgment against the party, तो उसके खिलाफ भी ऑर्डर 43 सेक्शन 104 के तहत अपील की जा सकती है। रूल 10 है ऑर्डर 8 का रूल 10 के प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर बाय द कोर्ट, तो द कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम। जब जो पार्टी है वो रिटन स्टेटमेंट जमा नहीं करवाती तो कोर्ट उसके खिलाफ फैसला सुना सकती है। अभी ये एक लिस्ट है कंप्लीट जो कि रूल 1 में मेंशन की गई है, तो जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने की खातिर हमने 2-3 उसमें जो है वो पढ़ लिए या पढ़ लेते हैं। क्लास ए में हमने पढ़ लिया कि वो रिटर्न अपलेंट के खिलाफ अपील की जा सकती है। क्लास बी में है कि WS जमा न करवाने पर अपील फाइल की जा सकती है सेक्शन 104 और 43 के तहत। सी में है कि एन ऑर्डर अंडर रूल 9 ऑफ ऑर्डर 9 rejecting an application in case open to appeal for an order to set aside the dismissal of a suit. कोर्ट ने सूट डिसमिस कर दिया था नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से, नॉन अपेयरेंस की वजह से, और उस ऑर्डर के खिलाफ उस प्लेंटिफ पार्टी ने एप्लीकेशन मूव की फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द सूट, और कोर्ट ने वो एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दी, तो उसके खिलाफ भी अपील की जा सकती है। इस तरह से डी में कैन ऑर्डर अंडर रूल 13 ऑफ ऑर्डर 9 रिजेक्ट एन एप्लीकेशन इन केस ओपन टू अपील फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड ए डिक्री पास्ड एक्स पार्टी, के जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट नहीं आया था तो उसकी वजह से कोर्ट ने एक्स पार्टी डिक्री पास की और को डिफेंडेंट ने एप्लीकेशन मूव की फॉर टू सेट असाइड दैट एक्स पार्टी डिक्री, और कोर्ट ने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। तो वो डिफेंडेंट जो है सेम स्टेटस के लिए उस रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन के खिलाफ अपील कर सकता है अंडर सेक्शन 104 एंड ऑर्डर 43 की तरफ। तो जस्ट ये अब एक कंप्लीट लिस्ट है, तो हम लिस्ट यहाँ क्लास में, ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस नहीं करते, ये आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं इस लिस्ट की कि कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जिनके खिलाफ ऑर्डर 43 और सेक्शन 104 के तहत अपील की जा सकती है। उसके बाद हम इसकी कंटिन्यूटी में आते हैं रूल 2 पे। रूल 2 जस्ट ये एक लाइन में बता रहा है कि द रूल ऑफ 41 ऑर्डर 41 शैल अप्लाई सो फार एज मे बी टू अपील फ्रॉम ऑर्डर। ऑर्डर 41 जो है वो क्या बता रहा है कि प्रोसीजर बता रहा है ऑफ हेयरिंग दी अपील्स। तो ये क्योंकि ऑर्डर 41 में अपील अगेंस्ट डिक्री का भी प्रोसीजर है, तो अपील अगेंस्ट ऑर्डर का भी प्रोसीजर है। तो रूल 2 बता रहा है कि जो ऑर्डर 41 के जो प्रोविजन है, रूल्स हैं, वो अपील फ्रॉम ऑर्डर्स पर भी अप्लाई होंगे। रूल 3 में एक कंडीशन प्रेसिडेंट बता रहा है, कंडीशन प्रेसिडेंट है, एक कंडीशन सब्सिक्वेंट है। हमने ये क्लास में, फिजिकल क्लास में डिस्कस भी की थी। तो रूल 3 बता रहा है कि नोटिस बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ अपील। ऑर्डर 43 सेक्शन 104 के तहत जो अपील की जा रही है उस
अपील से पहले उस अपील का नोटिस देना जरूरी है। अपील फाइल करने से पहले अपील का नोटिस देना जरूरी है। ये रूल बता रहा है कि वेयर एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर इज प्रिफर्ड ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ ए सूट, सूट पेंडिंग है, सूट के दौरान ही किसी मामले पर कोई ऑर्डर पास किया कोर्ट ने और उसके खिलाफ अपील की गई है, अपील की जा रही है। The appellant shall, before presenting the appeal, give notice of such appeal to the respondent or his advocate by delivering a copy of the memorandum and grounds of appeal along with a copy of the order appeal against, either personally or through registered post, acknowledgement due, and the postal or other receipt shall be filed with the memo of the appeal for the record of the appellate court। कि जो भी अपील कर रहा है, सूट पेंडिंग में है और कोर्ट के किसी ऑर्डर के खिलाफ अपील कर रहा है, एक वेरी सिंपल एग्जांपल यूं भी ले सकते हैं कि मसलन इंजेक्शन की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है, अब सूट तो पेंडिंग में है, उसके खिलाफ अपील की जा रही है। तो इस सूरत में जो अपीलाट है, जो अपील कर रहा है, वो जो अपील है वो अपील, अपील के ग्राउंड, जो कोर्ट का ऑर्डर है वो ऑर्डर, ये अदर पार्टी को जो है वो बाय डिलीवरिंग हिम पर्सनली और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट उसको भेजेगा और उसके बाद वो अपील फाइल करेगा और उस अपील फाइल करने के में डॉक्यूमेंट में जो पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट की थी उसने, उसकी जो रिसिप्ट थी वो भी अटैच करेगा कोर्ट की नॉलेज के लिए कि रेस्पोंडेंट को, जो अदर पार्टी है, उसको नोटिस भेज दिया गया है। ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पज क्या है कि अदर पार्टी को भी पता चले कि इस पार्टी ने इस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर दी है। And receipt of notice referred to in sub rule 1, the respondent may, with the permission of the court, appear before it and contest the appeal and may be awarded cost on dismissal of the appeal in limine। तो वो जो रेस्पोंडेंट है वो कोर्ट की इजाजत के साथ उस अपील में अपियर हो सकता है और कॉन्टेस्ट कर सकता है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है, डिफेंड कर सकता है, और कोर्ट इसमें कास्ट भी अवार्ड कर सकती है अगर कोर्ट अपील डिसमिस करती है तो। ऑर्डर 43 का जो निचोड़ है वो ये है, और इन दो रूल में खास तौर पे, एक तो रूल 1 में बताया गया है कि किन ऑर्डर्स के खिलाफ अपील की जा सकती है। उसके बाद जो रूल 3 है वो इम्पोर्टेंट है कि अपील करने के लिए नोटिस देना, अदर पार्टी को नोटिस देना ज़रूरी है और उस नोटिस की कॉपी उस अपील के जो मेमो ऑफ अपील है उसके साथ अटैच की जाएगी ताकि कोर्ट को पता चले कि अदर पार्टी को नोटिस दिया गया है। उसके बाद वो रेस्पोंडेंट जो जिसको नोटिस मिला है वो उस अपील में अपियर होकर कॉन्टेस्ट कर सकता है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। उसके बाद हम रूल 4 पर आते हैं। एप्लीकेशन ये बता रहा है कि द प्रोविजन ऑफ रूल 3 शैल mutuis apply to all application filed before an appellate court during the pendency of a suit। के सूट की पेंडेंसी के दौरान जो भी ऑर्डर पास हुआ है उस ऑर्डर के खिलाफ अगर अपील की जाती है तो ये रूल 3 अप्लाई होगा, मीन्स अदर पार्टी को नोटिस देना होगा, ये उसकी लाजमी कंडीशन है। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर 41 पे। ऑर्डर 41 ने प्रोसीजर ऑफ हेयरिंग दी अपील। ऑर्डर 41 का रूल 1 बता रहा है फॉर्म ऑफ अपील व्हाट टू accompany मेमोरेंडम। Every appeal shall be preferred in the form of memorandum signed or his pleader
and presented to the court or to such officer as it appoints in this behalf। कि जो भी अपील है वो मेमोरेंडम की सूरत में फाइल की जाएगी और उस पर जो अपीलांट है या उसका जो प्लीडर है वो उस पर साइन करेगा। और वो अपील कोर्ट में या कोर्ट का जो ऑफिसर जो इस पर्पज के लिए अपॉइंट किया गया हो अपील रिसीव करने के लिए, तो वो उसको रिसीव करेगा, वहां पे ये फाइल की जाएगी। The memorandum shall be accompanied by a copy of the decree appeal from, and unless the appellate court dispense therewith of the judgment on which it is founded। अपील के साथ क्या होगा, एक तो अपील जो ड्राफ्ट की गई है जो जिसमें चैलेंज किया जा रहा है वो अपील सिग्नेचर होगी, और क्या होगी, डिक्री होगी, केस सूट में जो पास डिस्पोज ऑफ हुआ डिक्री, या फिर अगर कोर्ट वो डिक्री की कॉपी डिस्पेंस करती है मीन्स वो अवेलेबल नहीं है, तो इसी सूरत में जजमेंट की कॉपी उसके साथ अटैच की जाएगी। ये अपील के साथ कोर्ट में फाइल किए जाएंगे। Contents of memorandum: the memorandum shall set forth concisely and under distinct heads the grounds of objection to the decree appeal from without any argument or narrative, and such grounds shall be numbered consecutively। मेमो ऑफ अपील में क्या होगा कि जो आपने डिक्री को चैलेंज किया है तो डिक्री पर आपके जो ऑब्जेक्शन है वो नंबर वाइज पैरा वाइज मेंशन किए जाएंगे, ठीक है। और उसमें बताया जाएगा कि आपको इस डिक्री पर क्या ऑब्जेक्शन है, किस बात को आप चैलेंज कर रहे हैं, किस बात से आप सेटिस्फाइड नहीं है। उन ग्राउंड्स की सपोर्ट में या उन ऑब्जेक्शंस की सपोर्ट में जो आपने अपनी अपील में मेंशन किए हैं, ये बात लाजमी नहीं है कि आप अपने ग्राउंड्स या केस लॉज वगैरह रेफर करें। रूल 1 जस्ट एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट बता रहा है। जिस तरह से आप एलएलबी में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसकी भी जो रिक्वायरमेंट है कि आपने फार्म भरना है, फार्म के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, तो यहाँ पर भी रूल 1 में भी जस्ट टेक्निकल रिक्वायरमेंट बताई गई है कि जो अपील है वो मेमोरेंडम की सूरत में फाइल की जाएगी जिसमें जिस पर अपीलाट या उसके वकील की सिग्नेचर होगी, जो कि कोर्ट में या कोर्ट का जो ऑफिसर इस पर्पज के लिए जो अपॉइंटेड है उसको सबमिट की जाएगी। और इस मेमो ऑफ अपील के साथ डिक्री और जजमेंट दोनों अटैच की जाएगी। जो मेमो ऑफ अपील ड्राफ्ट किया जाएगा उसमें जो ऑब्जेक्शन है, जो ग्राउंड्स हैं, वो मुख्तसर, जामे और मुख्तसर और पैरावाइज नंबर्स के साथ उसमें लिखे जाएंगे और उसमें आप बताएंगे कि आपको अपील के किन हिस्सों पे ऑब्जेक्शन है। रूल 2 बता रहा है कि ग्राउंड विच मे बी टेकन इन अपील, द अपीलेंट शैल नॉट एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ द कोर्ट urge or be heard in support of any ground of objection not set forth in the memorandum of appeal। The appellant shall not accept by leave of the court, urge or be heard in support of any ground of objection not set forth in the memorandum of appeal। कि वो जो अपीलांट है उसने मेमो ऑफ अपील में जो डिक्री के खिलाफ जो ऑब्जेक्शन रेज किए, जो ऑब्जेक्शन मेंशन किए हैं, उन ऑब्जेक्शन के अलावा
Otherwise, out of that pleading, out of that memorandum, कोर्ट की इजाजत के सिवा कोई और ग्राउंड नहीं ले सकता, कोई और ग्राउंड रेज नहीं कर सकता. But the appellant court in deciding the appeal shall not be confined to the grounds of objection set forth in the memorandum of appeal or taken by leave of the court under this rule. ये पाबंदी किस पर है? ये पाबंदी उस पर है, अपीलांट पर है, कि उसने जो मेमो ऑफ अपील में ग्राउंड्स रेज किए हैं उनके अलावा कोई और ग्राउंड कोर्ट की इजाजत के सिवा रेज नहीं कर सकता. लेकिन ये पाबंदी कोर्ट के लिए नहीं है. कोर्ट अपील सुनते हुए, अपील के डिस्पोजल में, अपील की हेयरिंग में मेमो ऑफ अपील से बाहर भी जा सकती है. वो ग्राउंड्स जो मेमो ऑफ अपील में नहीं मेंशन किए गए उनको भी कंसीडर कर सकती है. कोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अपीलांट पर यह पाबंदी है कि वो उसको अगर कोई और ग्राउंड लेना है, कोई और ग्राउंड रेज करना है जो कि उसमें मेमो में मेंशन नहीं है, तो उस पर्पस के लिए वो कोर्ट की इजाजत लेगा. Provided that the questioner rests its decision on any other ground unless the party who may be affected thereby has had a sufficient opportunity of contesting the case on that ground. अब अपीलांट ने जो ग्राउंड्स मेंशन किए हैं अपने मेमो में, तो वो रूल है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कह रहा है कि अपीलांट उन ग्राउंड से बाहर नहीं जा सकता. दूसरी बात ये कि अदर साइड से हम दूसरा एस्पेक्ट उसका लें कि जो अदर पार्टी है, जो राइवल पार्टी है, वो भी उन ही ग्राउंड को अपोज करेगी, अपील के उन ग्राउंड को अपोज करके डिफेंड करेगी अपने इंटरेस्ट को, जो कि ग्राउंड मेमो ऑफ अपील में मेंशन है. लेकिन अब आगे बता रहा है प्रोविजो में कि कोर्ट उस तक पाबंद नहीं है. कोर्ट अदर ग्राउंड्स भी कंसीडर कर सकती है व्हिच ईदर हैव बीन रेज्ड बाय द अपीलांट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. कोर्ट ने अपीलांट को इजाजत दे दी और उसने आउट ऑफ द मेमो भी ग्राउंड्स रेज किए. तो प्रोविजो में बताया गया है कि कोर्ट उस आउट ऑफ मेमो ग्राउंड्स पर डिसीजन को रेस्ट नहीं करेगी, रिलाई नहीं करेगी, अनलेस कि जो अदर पार्टी है उनको भी मौका दिया जाए कि ये जो आउट ऑफ मेमो जो ग्राउंड्स थे वो भी उसको अपोज करे, उस पर भी उसको अदर पार्टी को अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन रेज करे, अदर पार्टी को भी सुना जाए. तो अदर पार्टी को सुनने और उसको मौका देने के बाद कोर्ट अपने फैसले को रिलाई कर सकती है इन आउट ऑफ मेमो ग्राउंड्स पर भी. रूल 3 में बताया गया कि रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम where the memorandum of appeal is not drawn up in the manner hereinbefore prescribed. कि जो मेमोरेंडम ऑफ अपील है, जो तरीका बताया था, मसलन रूल 1 में जो तरीका बताया था उसके मुताबिक नहीं है. It may be rejected or be returned to the appellant for the purpose of being amended with a time to be fixed by the court or be amended then and there. तो कोर्ट वो जो मेमो ऑफ अपील है रिटर्न कर सकती है अपीलांट को और उसको सर्टेन टाइम पीरियड दे सकती है कि इस टाइम पीरियड के अंदर इसको प्रॉपरली फॉर्म कर सबमिट किया जाए. या इवन ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट कहे कि इधर का इधर अभी का भी इसको सही करे. Where the court rejects any memorandum, अच्छा रिजेक्ट भी कर सकती है. दो तीन ऑप्शन थे, एक रिजेक्ट कर सकती है, दूसरा वापस दे सकती है टाइम पीरियड के साथ, और थर्डली डायरेक्ट कर सकती है कि अभी इधर का इधर ये इसकी कंप्लायंस करें. रूल 3 के सब रूल 2 में बताया गया वेयर द कोर्ट रिजेक्ट्स एनी मेमोरेंडम इट शैल रिकॉर्ड द रीजन फॉर सच रिजेक्शन. तो ऐसी सूरत में अगर कोर्ट रिजेक्ट करती है मेमोरेंडम ऑफ अपील को, तो उस सूरत में कोर्ट उसके रीजन भी मेंशन करेगी. Where a memorandum of appeal is amended, the judge or such officer as he appoints in this behalf shall sign or initial the amended.
कि अगर मेमोरेंडम ऑफ अपील जो है वो अमेंड किया जाता है तो जज या कोर्ट का जो ऑफिसर है, जो इस पर्पज के लिए कोर्ट का जो ऑफिसर अपॉइंटेड हो, वो उस पर साइन करेगा या इनिशियल करेगा कि ये अमेंडमेंट की गई है। उसके बाद हम आते हैं रूल 4 पर के। रूल 4 बता रहा है कि वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स may obtain reversal of whole decree where it proceeds on ground common to all। ये रूल बता रहा है कि where there are more plaintiffs or more defendants, कि जो सूट था उसमें डिफेंडेंट या प्लेंटिफ एक से ज्यादा हैं, and the decree appealed from proceeds on any ground common to all the plaintiff or all the defendants। जो डिक्री है, जो डिक्री पास की गई है, वो उस ग्राउंड पे है जो एप्लीकेबल है कॉमन टू ऑल प्लेंटिफ्स है या कॉमन टू ऑल डिफेंडेंट्स है। एनी वन ऑफ द प्लेंटिफ और ऑफ द डिफेंडेंट्स may appeal from the whole decree, and thereupon the appellate court may reverse or vary the decree in favor of all the plaintiffs or defendant as the case may be। तो ऐसी सूरत में वो कोई भी एक प्लेंटिफ या डिफेंडेंट होल डिक्री के खिलाफ अपील कर सकता है, क्योंकि वो जो ग्राउंड है वो कॉमन टू ऑल है। ठीक है, कॉमन टू ऑल प्लेंटिफ्स है या कॉमन टू ऑल डिफेंडेंट्स है, तो उसके खिलाफ अब अपील कर रहा है कौन? या प्लेंटिफ अपील कर रहा है या डिफेंडेंट अपील कर रहा है। तो उस अपील पर कोर्ट अगर वो अपील अलो करती है तो रूल बता रहा है कि द अपीलेट कोर्ट में रिवर्स और वरी द डिक्री इन फेवर ऑफ ऑल द प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट। तो कोर्ट उस डिक्री को रिवर्स कर सकती है या उसको वरी कर सकती है, उसको मॉडिफाई कर सकती है इन फेवर ऑफ ऑल द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, सारे प्लेंटिफ्स या सारे डिफेंडेंट्स की फेवर में एक छोर उस डिक्री को वरी या रिवर्स कर सकती है। ठीक है, हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अगर आप में से किसी का सवाल हो तो आप सवाल पूछें।